बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वाई के सिग्मा में संबंध। तो एक घन हमारे पास इस तरह से है, ये घन है जो एक्स वाई जेड अक्षों के सापेक्ष इसकी 3 भुजाएं रहती है। घन की प्रत्येक भुजा बराबर लंबाई की है और इसकी सभी भागों पर जो है फोर्स अप्लाई किया हुआ है। एक्स की तरफ एफ एक्स, वाई की तरफ एफ वाई, जेड अक्ष से एफ जेड और एफ वाई। तो एकांक घन के एकांक भुजा यानी कि इकाई भुजा के एक घन का कोना निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है तथा तीनों भुजाएं एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश है। जब हम एकांक भुजा वाले घन पर बल आरोपित करते हैं तो एक्स दिशा में बल एफ एक्स, वाई दिशा में बल एफ वाई तथा जेड दिशा में बल एफ जेड लगता है। तो घन पर बल लगने से पूर्व जो उसका आयतन था वो कितना था, इकाई था। बल आरोपित करने के बाद उसके आयतन में परिवर्तन ओ ए इंटू ओ सी इंटू ओ जी के बराबर हो जाता है। ओ ए इंटू ओ जी इंटू ओ सी के तुल्य हो जाता है, इकाई नहीं रहता। प्रत्येक बल अपनी दिशा में लंबाई में वृद्धि करता है, यानी कि जो बल है जैसे एक्स डायरेक्शन में बल लग रहा है तो ये एक्स डायरेक्शन में वृद्धि करेगा, वाई डायरेक्शन में लग रहा है तो वाई डायरेक्शन में वृद्धि करेगा, जेड डायरेक्शन में है तो जेड डायरेक्शन में ये क्या करेगा, वृद्धि करता है। तो लंबाई में तो वृद्धि करता है और लंबवत दिशाएं यानी कि एक्स के लंबवत जैसे वाई और जेड दिशाएं, तो इन दिशाओं में क्या करेगा, संकुचन करेगा। एक्स दिशा वाला और वाई दिशा वाला बल है जो वो एक्स और वाई में संकुचन करेगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस दिशा में तो लंबाई में वृद्धि और उसके लंबवत दिशाओं में क्या होता है, संकुचन करता है वो बल। माना कि एकांक बल के लिए अनुदैर्ध्य विकृति का मान अल्फा है, यानी कि लंबाई में वृद्धि से जो विकृति उत्पन्न होगी वो होगी अल्फा, और अनुप्रस्थ विकृति कितनी होगी, बीटा होगी। जहाँ संकुचन होगा वहाँ अनुप्रस्थ विकृति होगी बीटा। तो लंबाई में वृद्धि जो है उसका तो पद लेंगे हम अल्फा एफ से, और लंबवत दिशाओं में जो संकुचन हो रहा है उसे बीटा एफ से हम लेंगे। तो एक्स दिशा में होने वाला जो कुल परिवर्तन है वो होगा ओ ए इज इक्वल टू, इकाई तो उसका पहले का माप है तो 1 प्लस लंबाई में वृद्धि हो रही है एक्स डायरेक्शन में तो अल्फा एफ, और लंबवत दिशाएं वाई और जेड है एक्स के, तो उन दिशाओं में संकुचन होगा, संकुचन के कारण ये माइनस के चिन्ह आएंगे, माइनस का बीटा एफ वाई और माइनस का बीटा एफ जेड, और ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। इसी तरह हम बात करें वाई दिशा में तो ओ जी, तो इकाई तो उसकी भुजा की पहले की लंबाई उसमें वृद्धि कितनी हुई, अल्फा एफ वाई, और संकुचन कितना हुआ एक्स और जेड डायरेक्शन में तो बीटा एफ एक्स और बीटा एफ जेड। इसी तरह जेड डायरेक्शन की बात करें तो ओ सी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एफ जेड माइनस का बीटा एफ वाई और एफ एक्स, एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या होगा, संकुचन होगा। तो यदि जो लगने वाला फोर्स है तीनों दिशाओं में इकाई फोर्स लग रहा हो, बराबर फोर्स लग रहा हो, तो एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड को हम एफ के तुल्य मान सकते हैं। जो भुजाएं हैं ओ ए ओ जी और ओ सी वो तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो समीकरण 3, 4 और 5 से मान यहाँ रखें तो आयतन होगा वी डैश, जो आयतन है वी डैश यानी कि परिवर्तन के बाद वो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा एफ माइनस बीटा एफ की पावर 3 के रूप में। यहाँ ये आयतन मिल गया परिवर्तन होने के बाद, तो यहाँ से वी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एफ, ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का 2 बीटा एफ की पावर 3, वी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ से हमने एफ को दोनों में से कॉमन लिया तो अल्फा माइनस 2 बीटा एफ की पावर 3 ये मिलेगा। अब यहाँ हम द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार करते हैं तो द्विपद प्रमेय से जो पावर है वो नीचे उतर करके आ जाएगी और उच्च घात के जो पद हैं
उनको क्या कर देंगे, हम नगण्य कर देते हैं, क्योंकि घात जितनी उच्च होती जाएगी उसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो यहाँ इसका जो आयतन मिलेगा वी डैश इज इक्वल टू 1+3 अल्फा माइनस 2 बीटा एफ के रूप में हमें ये पावर उतर करके यहाँ आ जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई। तो तो ये इक्वेशन नंबर 6, तो इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार हमने कर दिया। तो ये पद मिला हमें परिवर्तन के बाद आयतन का। अब हम बात करते हैं आयतन विकृति की। तो आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। तो ये आयतन में इतना परिवर्तन हुआ, तो अंतिम आयतन में से पूर्व का आयतन जो एकांक आयतन था उसको माइनस कर दिया, तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और प्रारंभिक आयतन 1 था ही सही। तो यहाँ पर हमारे पास जो विकृति आएगी वो आएगी 3 अल्फा माइनस 2 बीटा एफ के रूप में। ये इक्वेशन नंबर 7। इसके बाद हम बात करते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक के की। तो आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। तो K इज इक्वल टू आयतन प्रतिबल कितना होगा, बल बटा क्षेत्रफल। तो F अपॉन 1, एरिया एक फलक का कितना है 1 है, बटा आयतन विकृति 3F अल्फा माइनस 2 बीटा रख देंगे। तो F से तो F कैंसिल हो गया, यहाँ F से F कैंसिल, F से तो F कैंसिल हो जाएगा। K इज इक्वल टू 1/3 अल्फा माइनस 2 बीटा। K इज इक्वल टू, यहाँ से अल्फा को कॉमन लेंगे, तो अल्फा को कॉमन लिया तो 1/3 अल्फा 1 - 2 बीटा अपॉन अल्फा, और बीटा अपॉन यानी कि अनुप्रस्थ विकृति और अंधेरी विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, पाइसा अनुपात। तो यहाँ पाइसा अनुपात सिग्मा हम यहाँ पुट कर देंगे। और बात करें यंग प्रत्यास्था गुणांक की, यंग प्रत्यास्था गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति होता है। तो y इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो 1 है, f तो 1 अपॉन, और f का मान भी इकाई है, तो ये टोटल वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 अपॉन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक y। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा हम पुट करेंगे इससे पूर्व की इक्वेशन में। k इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा को हम y लिख सकते हैं, तो y अपॉन 3 1 - 2 सिग्मा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या रिलेशन मिलेगा हमें y के सिग्मा में, y इज इक्वल टू 3k 1 - 2 सिग्मा का ये संबंध मिलता है। याद रखें y इज इक्वल टू 3k 1 - 2 सिग्मा, ये रिलेशन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। बात करते हैं अगले रिलेशन की, y ईटा और सिग्मा में संबंध, y ईटा और सिग्मा में संबंध। तो ये हमारे पास एक फलक, एक घन है, घन का फलक दिखाई दे रहा है, ABCD एक घन है, और इस घन पर हम एक स्पर्श रेखीय बल F यहाँ आरोपित करते हैं। तो इसकी ABCD जो घन था उसकी स्थिति ABC' D' के रूप में हमें मिलती है, यानी कि ये झुक जाता है इस तरह से, थीटा एंगल से झुक जाता है, तो ये स्थिति हमें मिलती है। तो यहाँ इसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L के रूप में होता है, और यहाँ ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, E वाला। L लंबाई भुजा वाले एक घन की ऊपरी फलक पर स्पर्श रेखीय बल आरोपित करते हैं, तो घन की वर्गाकार फलक ABCD एक समांतर चतुर्भुज ABC' के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वर्गाकार फलक की ऊपरी भुजा पर स्पर्श रेखीय बल लगाने पर घन में एक विकर्ण की लंबाई में वृद्धि तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई में कमी आ जाती है। इस प्रकार स्पर्श रेखीय बल AC दिशा में लंबाई में वृद्धि करता है, और AC' तथा BD दिशा में लंबाई में संकुचन BD' हो जाता है, यानी कि इस डायरेक्शन में तो जो है विकर्ण की लंबाई में वृद्धि हो रही है, और इस दिशा में जो है लंबाई में संकुचन हो रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ देखते हैं, त्रिभुज ABC में हम त्रिभुज ले रहे हैं
बी और सी, ये त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू 2l स्क्वायर हो गया, ए सी इज इक्वल टू एल अंडर रूट 2 मिल जाएगा। तो और ए सी और बी डी दोनों प्रारंभ में बराबर लंबाई के विकर्ण हैं, तो उनकी जो लंबाइयाँ हैं एल अंडर रूट 2 के रूप में हमें प्राप्त होती है। आइए अब देखते हैं कि विकृतियाँ किस प्रकार रही। यदि अल्फा और बीटा क्रमशः अनुदैर्ध्य, ये तो अनुदैर्ध्य विकृति है, अनुप्रस्थ विकृति है, विकृतियों के मान हों तथा एकांक प्रतिबल के लिए विस्तार अपरूपण प्रतिबल एफ डैश, जो विस्तार अपरूपण प्रतिबल है वो कितना है, एफ डैश हो, तो विकर्ण AC में कितना विस्तार होगा, AC इंटू अल्फा एफ डैश के रूप में विस्तार होगा। और विकर्ण BD में जो संकुचन हो रहा है BD इंटू बीटा एफ डैश के रूप में, ये तो वृद्धि को अनुदैर्ध्य विकृति तो कारण उस डायरेक्शन में वृद्धि, अनुप्रस्थ विकृति के कारण उसकी लंबाई संकुचन होता है, तो बीटा एफ डैश हो गया। BD में संकुचन हो रहा है तो BD इंटू बीटा एफ डैश हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 हो गई। अब देखते हैं कि कुल परिवर्तन कितना होगा, तो कुल परिवर्तन EC डैश, तो कुल परिवर्तन कितना हुआ, यहाँ देखिए डायग्राम में EC डैश, ये इतना परिवर्तन हुआ, तो EC डैश परिवर्तन कितना है, EC डैश इज इक्वल टू AC अल्फा एफ डैश प्लस BD बीटा एफ डैश, और AC इज इक्वल टू, तो AC अल्फा एफ डैश प्लस BD और AC की बराबर थी, यहाँ इसके अनुसार AC और BD क्या है, बराबर है, तो AC BD को मैं AC लिख सकता हूँ, AC बीटा एफ डैश के रूप में। तो EC डैश इज इक्वल टू AC एफ डैश अल्फा प्लस बीटा के रूप में हम इसे इक्वेशन नंबर 5 ले रहे हैं। अब बात करते हैं जो समकोण है वहाँ डायग्राम में CEC डैश, उसमें तो CEC डैश ये 90 डिग्री रही, ये 45 डिग्री है, मैंने बताया था अभी, तो cos 45 डिग्री EC डैश अपॉन CC डैश, ठीक है। तो cos आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ देखें तो ये थीटा के सामने का जो एंगल है लंब होगा, तो ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो EC डैश अपॉन CC डैश, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू EC डैश अपॉन CC डैश की वैल्यू कितनी है, डेल्टा L के, यहाँ डेल्टा L परिवर्तन हो रहा है, तो EC डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा L अपॉन √2 के रूप में हमें मिलती है। तो यहाँ से जो है इक्वेशन नंबर 5 और 6, यानी कि इक्वेशन नंबर 5 में हम वैल्यू पुट करते हैं 6 से, तो डेल्टा L अपॉन √2 इज इक्वल टू AC एफ डैश अल्फा प्लस बीटा। तो समीकरण 1 से जो AC है उसकी जो लंबाई है उसकी वैल्यू कितनी है, L√2, तो यहाँ L√2 वैल्यू पुट की हमने, तो डेल्टा L इज इक्वल टू 2L एफ डैश अल्फा प्लस बीटा हमें यहाँ मिलता है। तो अब इस डेल्टा L को, इस पूरी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ डैश अपॉन डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू 1/2 अल्फा प्लस बीटा के रूप में इस पूरी इक्वेशन को हमने इस तरह से लिखा है। तो देखिए अनुदैर्ध्य जो यहाँ अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, तो अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, ये इसको हमने इस तरह से बताया है कि अपरूपण विकृति अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति ये इस तरह से है। तो मैं इस पूरे पद को ईटा के रूप में लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1/2 अल्फा प्लस बीटा। तो ईटा इज इक्वल टू 1/, यहाँ से अल्फा हमने कॉमन लिया तो बीटा अपॉन अल्फा यहाँ बनेगा जो कि सिग्मा होता है, और 1/अल्फा y होता है यंग प्रत्यास्थ गुणांक। तो यहाँ से हमारे पास दूसरा रिलेशन निकल के आता है, ईटा इज इक्वल टू y अपॉन ईटा इज इक्वल टू y अपॉन 2 1 प्लस सिग्मा
y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा के रूप में ये रिलेशन हमारे पास यहाँ बनता है। तो y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, तो दो रिलेशन हमारे पास हो गए। y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा और y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा के रूप में। तो y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा और y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा के रूप में हमारे पास दो रिलेशन यहाँ बनते हैं। अब बात करते हैं अगले संबंध की, y के और ईटा में संबंध। तो जो दो रिलेशन हमने फाइंड आउट किए, उन दो रिलेशनों से अन्य संबंध फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो हमारे पास y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा है और y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, दो रिलेशन है। अब हमें y के और ईटा में संबंध निकालना है। तो y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा होता है, तो y अपॉन 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, ये इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा रिलेशन y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, तो y अपॉन 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये दूसरा समीकरण होगा। तो समीकरण जो 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और समीकरण 1 में जोड़ दो। तो y अपॉन ईटा प्लस y अपॉन 3k इज इक्वल टू 2 प्लस 2 सिग्मा प्लस 1 माइनस 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा से 2 सिग्मा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो y यहाँ एलसीएम आ जाएगा अपने पास 3k ईटा, तो 3k प्लस ईटा ऊपर बनेगा इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 3। तो y इज इक्वल टू 3k ईटा अपॉन 3k प्लस ईटा, यहाँ पर रिलेशन बनता है 9k ईटा अपॉन 3k प्लस ईटा के रूप में ये संबंध यहाँ हमें मिलता है। अगला संबंध हम फाइंड आउट करेंगे के ईटा और सिग्मा में संबंध। तो y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तो देखिए दोनों वैल्यूज यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। दोनों को बराबर करके दोनों को सोल्व कर लीजिए और सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो सिग्मा इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 2 ईटा प्लस 6k के रूप में हमें ये संबंध मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट हम पाइसा निष्पत्ति की सीमाएं। पाइसा निष्पत्ति की सीमाएं, तो हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा होता है, y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा होता है। तो दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दें। 3k 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तो k और ईटा जो है हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। k और ईटा यानी कि जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक है, इनकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहती है। अतः जो सिग्मा के धनात्मक मान व ऋणात्मक मान दोनों यहाँ पॉसिबल होंगे, यानी कि इन दोनों के तो पॉजिटिव वैल्यूज रहेगी, लेकिन जो सिग्मा है इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। तो केस फर्स्ट देखते हैं कि सिग्मा यदि धनात्मक हो। सबसे फर्स्ट देखते हैं सिग्मा यदि धनात्मक हो तो होने के लिए सिग्मा का मान धनात्मक कब होगा, उसके लिए हम कंडीशन देखते हैं। तो यदि सिग्मा धनात्मक हो तो समीकरण 3 में RHS मान धनात्मक होगा, जबकि LHS मान क्या होगा, LHS जो है उसके धनात्मक होने के लिए, यानी कि यदि सिग्मा पॉजिटिव है तो जो हमारे पास RHS है ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके धनात्मक होने के लिए क्या कंडीशन रहेगी, ये धनात्मक कब होगा, तो 1 माइनस 2 सिग्मा इज ग्रेटर देन टू 0, ये धनात्मक की कंडीशन कि इसका मान 0 से बड़ा हो तो उसके लिए ये सर्वसमीका बनेगी। तो इसका मान 0 से बड़ा है तो 1, यहाँ दोनों तरफ हमने 2 सिग्मा को जोड़ दिया है, तो 2 सिग्मा इधर भी जोड़ा, 2 सिग्मा इधर भी जोड़ा, तो यहाँ तो बच जाएगा 1, 2 सिग्मा यहाँ कैंसिल हो जाएगा और इधर रह जाएगा 2
सिग्मा। अब यहाँ से हमें 2 को हटाना है, तो 2 हटाने के लिए हम दोनों तरफ 2 से भाग दे दें, तो 2 से भाग दे दिया, तो यहाँ 1/2 इज ग्रेटर देन 2 सिग्मा, यानी कि सिग्मा 1/2 से क्या होगा, छोटा हो। यानी कि LHS भाग के धनात्मक होने के लिए सिग्मा का मान कितना होना चाहिए, 1/2 से कम। तो यहाँ हमने कंडीशन लगाई कि सिग्मा का मान कितना होगा, 1/2 से कम होगा। दूसरा देखें कंडीशन सेकंड, सिग्मा यदि ऋणात्मक हो तो, यदि सिग्मा ऋणात्मक है तो RHS का मान कैसा होगा, ऋणात्मक। अगर सिग्मा ऋणात्मक है तो RHS कैसा होगा, हमारे पास ऋणात्मक होगा। ये जो RHS है ये कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तथा LHS भाग कैसा होगा, धनात्मक। यदि सिग्मा ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ऋणात्मक प्लस हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो RHS भाग भी धनात्मक हो, इसके लिए क्या हो कि 1+ सिग्मा कैसा लेना है, हमें धनात्मक लेना है, यानी कि ग्रेटर देन 0 लेना है। तो अब हमें यहाँ से 1 को हटाना है, तो दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी LHS RHS में क्या जोड़ना पड़ेगा, -1। तो -1 जोड़ दीजिए, तो -1 जोड़ दिया हमने, तो यहाँ तो 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, यानी कि सिग्मा का मान -1 से क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये सिग्मा के लिए सीमाएं आ गई हमारे पास कि सिग्मा -1 से तो बड़ा हो और 1/2 से छोटा हो, तब ही इसके पॉजिटिव मान संभव है दोनों तरफ। तो सिग्मा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 0.5 के बीच में, यानी कि सिग्मा जो है -1 से बड़ा हो और 0.5 से क्या हो, छोटा हो। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।